हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल फिर से आपका स्वागत करता हूं इस बघेल ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सोना खान। सोना खान से जुड़ी हुई हर एक बात हम आज जानेंगे। आज हम उस वीर के बारे में बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं। आज हम उस व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने अंग्रेजों से अकेले लोहा लेते 500 लोगों की सेना खड़ी कर ली और अंग्रेजों को भी धूल चटा दी। साथ में हम यह भी जानेंगे क्या ऐसी और कौन सी ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा। वो कौन सी रात थी, वो कौन सा दिन था, वो सारा जानकारी हमें देखना है। इस वीडियो में हम उन्हीं व्यक्ति के या उसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। इस सोना खान से जुड़ी हुई हर एक बारीकियों के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। यहां से जो भी प्रश्न आएंगे आज के बाद आपसे बनने चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सोना खान। सोना खान का विद्रोह। सबसे पहले सोना खान के बारे में बात करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, सोना खान का इतिहास हम पहले देखेंगे। सोना खान के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि सोना खान जो कि वर्तमान के बलौदा बाजार जिले में स्थित है। सोना खान। सोना खान, जैसे ही सोना खान आएगा तो सबसे पहले आपको कलचुरी वंश चलना है। कहां चलना है? कलचुरी वंश। इस कलचुरी वंश में एक व्यक्ति का नाम आएगा। इस व्यक्ति से आप परिचित हैं। नाम आपको याद रखना है, बहारेंद्र साय। क्या नाम? बहारेंद्र साय, याद रखना है। जब कलचुरी वंश का शासन छत्तीसगढ़ में था, रतनपुर में रह करके कलचुरी वंश शासन कर रहे थे। उस शासन काल में एक व्यक्ति बहारेंद्र साय जब शासक बनते हैं, लगभग 1490 ईस्वी की यह बात हो रही है। 1490 ईस्वी, जब बहारेंद्र साय को कलचुरी वंश की गद्दी मिलती है। रतनपुर में रह करके वो शासन करेंगे। जब ये शासन करेंगे रतनपुर में रह करके, तो सोना खान की जो जमींदारी है या सोना खान का जो क्षेत्र है, सोना खान का जो क्षेत्र है वो इसी रतनपुर के कलचुरी वंश के राजा बहारेंद्र साय के अधीन रहेगा। क्या होता है कि बहारेंद्र साय को एक व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम याद रखना है, बिसई ठाकुर बिंझवार। क्या नाम? बिसई ठाकुर बिंझवार। बिसई ठाकुर बिंझवार के द्वारा बहारेंद्र साय को सैन्य सहायता दी जाती है। क्या दी जाती है? सैन्य सहायता दी जाती है। याद रखना है, बहारेंद्र साय को सैन्य सहायता दी जाती है। किसके द्वारा? तो बिसई ठाकुर बिंझवार के द्वारा। बिसई ठाकुर बिंझवार बहारेंद्र साय को सैन्य सहायता प्रदान करता है। बहारेंद्र साय इस सैन्य सहायता के बदले बिसई ठाकुर बिंझवार को सोना खान नामक क्षेत्र दे देता है। सोना खान क्षेत्र उसको दे देता है। बहारेंद्र साय बिसई सिंह ठाकुर या बिसई ठाकुर बिंझवार को यह बोलते हैं कि आप जाइए और जाकर के इस सोना खान में जमींदारी स्थापित करिए। सोना खान जमींदारी स्थापित करिए। और इस सोना खान जमींदारी के अंतर्गत या इस सोना खान के अंतर्गत आने वाले 12 गांव पर आप शासन करिए। और यह जो शासन होगा वो पूर्ण रूप से कर मुक्त शासन होगा। पूर्ण रूप से कर मुक्त शासन। तो इस सोना खान जमींदारी को बसाने वाले या सोना खान जमींदारी को बनाने वाले बिसई ठाकुर बिंझवार हैं। इनके द्वारा सोना खान जमींदारी को
बसाया गया और इसके अंतर्गत आने वाले 12 गांव पर शासन किया गया। और यह जो शासन था पूर्ण रूप से कर मुक्त शासन था। बहारेंद्र शाह ने इनको अधिकार दिया था कि आप सोना खान की जमींदारी पर शासन करिए और कर मुक्त, इसके एवज में आपको कोई भी कर देना नहीं होगा। तब से लेकर इस बिंजवार जनजातियों के लोगों के पास यह सोना खान की जमींदारी रहेगी, याद रखना है। और कैसे रहेगी ये जमींदारी? कर मुक्त शासन, आपको याद रखना, याद रहेगा। कर मुक्त शासन ये करते रहे करते रहे करते रहे, ठीक है। परंतु जब बिंबाजी भोसले का शासन आता है छत्तीसगढ़ में, कलचुरी वंश के बाद मराठे छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे। और इस मराठा छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले जब छत्तीसगढ़ में शासन करने आएंगे तो वो भी छत्तीसगढ़ के रतनपुर में रह करके शासन करेंगे। यह मैं कब की बात कर रहा हूं? तो सन 1758 की बात कर रहा हूं, याद रखना, याद रहेगा। बिसई ठाकुर बिंजवार और उनके वंशजों के द्वारा शासन जारी रखा गया। परंतु जब बिंबाजी भोसले का शासन आया सन 1758 में, तो बिंबाजी भोसले ने यह देखा कि इनको तो अधिकार प्राप्त है, सोना खान की जमींदारों को कर मुक्त शासन करने का अधिकार प्राप्त है। तो उन्होंने इस सोना खान के जमींदार को यह आदेश किया कि ठीक है, आप कर मुक्त शासन करिए मेरे शासन काल में भी, क्योंकि उनके पास एक पत्र था, उस पत्र में उनको यह अधिकार दिया गया था कि आप कर मुक्त शासन कर सकते हैं। बिंबाजी भोसले को भी उसे मानना पड़ा। बिंबाजी भोसले जी ये बोलते हैं कि ठीक है, आप कर मुक्त शासन करिए, परंतु उसके एवज में हमारे क्षेत्र को आप इमारती लकड़ी और लाख की आपूर्ति करिए। लाख आपको पता ही होगा, इमारती लकड़ी और लाख की आपूर्ति आप करिए। कौन बोल रहा है? बिंबाजी भोसले। ठीक है, इस शर्त को इन्होंने माना और इमारती लकड़ी और लाख की आपूर्ति करने में लग गए। लाख की आपूर्ति जारी रही, इमारती लकड़ी और लाख की आपूर्ति। मराठा शासन काल के बाद सन 1818 के आसपास या सन 1818 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन शुरू होता है। ये मैं आपको सोना खान का इतिहास बता रहा हूं और जहां से बता रहा हूं आपको हूबहू वैसे ही याद करते चलना है। पूरा पिक्चर आपका क्लियर होना चाहिए, याद करते चलिएगा। 1818 में ब्रिटिश शासन जब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो वो भी ये देखेंगे कि इनको तो कर मुक्त शासन करने का अधिकार प्राप्त, ठीक है। परंतु जब ब्रिटिश यहां आएंगे तो सोना खान की जमींदारी पर ये नियंत्रण स्थापित करेंगे, ये नियंत्रण कर लेंगे, याद रखना। परंतु एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, रामराजे। क्या नाम? रामराजे। उसी सोना खान की जमींदारी, उस समय सोना खान की जमींदारी इसी रामराजे के पास थी। रामराजे ब्रिटिश शासकों के पास जाएंगे। जब उनसे ये जमींदारी छीन ली जाएगी तो कुछ समय के बाद रामराजे ब्रिटिश शासकों के पास जाएंगे और जाकर के उनसे एक संधि करेंगे, ठीक है। दोनों में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद रामराजे को वापस सोना खान की जमींदारी दे दी जाती है। सोना खान की जमींदारी वापस रामराजे को मिल जाती है। इस बार भी जो शासन इनको मिलता है वो भी पूर्ण रूप से कर मुक्त शासन इनको मिलता है। मजे की बात तो यह है कि अंग्रेजों के द्वारा रामराजे को कर मुक्त शासन तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ जो इमारती लकड़ी और लाख की आपूर्ति जो की जा रही थी सोना खान से,
उस पर भी रोक लगा देते हैं या उसे भी माफ कर दिया जाता है कि आज के बाद आपको इमारती लकड़ी और लाख की सप्लाई करना या उसकी आपूर्ति करना आवश्यक नहीं है। और यह जो शासन क्षेत्र है पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, वापस से कर मुक्त शासन हो जाता है। याद रखना है, याद रहेगा, याद रखना है। परंतु राम राजे के बाद इनके बेटे आ जाएंगे राम राय। कौन आ जाएंगे? राम राय। ये मैं बात कर रहा हूं 1819 की। राम राय जो कि एक सच्चे देशभक्त व्यक्ति थे। अंग्रेजों का भारतीयों पर प्रशासन इन्हें पसंद नहीं था, इन्हें गुलामी पसंद नहीं था। ये अंग्रेजों के हर एक नीतियों का बढ़ चढ़ के विरोध किया करते थे। 1819 में इनके द्वारा ब्रिटिश नीतियों का बढ़ चढ़कर विरोध किया गया और इसी विरोध को हम राम राय के विद्रोह के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में यदि आपको पूछा जाए राम राय का विद्रोह कब हुआ तो 1819, और कहां हुआ तो सोना खान याद रखना है। राम राय का विद्रोह, हर एक कहानी जो सोना खान से जुड़ी है वो आपको बताते चल रहा हूं और याद करते चलिएगा। राम राय का विद्रोह कब हो गया तो 1819। परंतु राम राय के द्वारा जो ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया जा रहा था, या जो राम राय का विद्रोह है, इसके दमन के लिए कैप्टन मैक्सन को याद रखना। कैप्टन मैक्सन को यह दायित्व दिया गया कि आप राम राय के विद्रोह को खत्म करें। कैप्टन मैक्सन ने राम राय को गिरफ्तार किया और इस गिरफ्तारी के साथ यह राम राय का विद्रोह समाप्त हो जाता है। गिरफ्तारी के बाद यह विद्रोह तो खत्म हो गया, परंतु इनके हाथों से वापस सोना खान की जमींदारी निकल जाती है और सोना खान वापस ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। सोना खान ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है, याद रखना, ठीक है। परंतु कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ये राम राय, ठीक है, इस राम राय के द्वारा अंग्रेजों से वापस एक संधि की जाती है। राम राय के द्वारा अंग्रेजों से पुनः एक संधि की जाएगी। जेल से जब ये छूटेंगे तो ब्रिटिश शासन से एक संधि करेंगे। ठीक, और इस संधि के तहत अंग्रेजों के द्वारा इनको यह कहा जाएगा कि आप सोना खान की जमींदारी पर पुनः शासन कर सकते हैं, परंतु इसके एवज में आपको ब्रिटिश नीतियों का बढ़ चढ़ के प्रशंसा करनी है। इस बार भारतीयों के पास जाकर के आपको ब्रिटिश नीतियों की बड़ाई करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनको, राम राय को यह भी कहा गया, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप सोना खान जाइए और वहां की जमींदारी में चुपचाप बिना किसी उद्दंड के आप जाकर के वहां प्रशासन करिए। ठीक है, इस संधि के तहत वापस सोना खान की जो जमींदारी है वापस किसको मिल जाती है? राम राय को। समझ में आ रहा है? राम राय को। और यह जो राम राय को जो मिलता है वापस से, यह भी कर मुक्त शासन करने का ही अधिकार होता है, याद रखना। समझ में आ रहा है? परंतु इसके बाद, राम राय के बाद उनके बेटे नारायण सिंह को याद रखना। ये नारायण सिंह राम राय की मृत्यु के बाद
राम राय की मृत्यु के बाद 1830 में इस नारायण सिंह को सोना खान की जमींदारी मिलती है। सोना खान की जमींदारी नारायण सिंह को मिल जाती है। नारायण सिंह के बारे में याद रखना है, जब सोना खान की जमींदारी इनको मिलती है 1830 में, उस समय नारायण सिंह, याद रखना है, 35 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 35 वर्ष के थे, याद रखना है। 35 वर्ष का व्यक्ति जोश और साहस से भरा हुआ यह व्यक्ति था। अंग्रेजों की नीतियों का विरोधी व्यक्ति था। अपने पिताजी के जैसे अंग्रेजों की नीतियों का बढ़ चढ़ करके इसने विरोध किया। नारायण सिंह को याद रखना है। इस नारायण सिंह के बारे में एक जानकारी और याद रखने की, सन 1795 में इनका जन्म, सन 1795 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 95 से आप 30 तक चलेंगे तो 35 वर्ष का ये उम्र आपको निकल करके आएगा। इनके बारे में यह भी याद रखना है कि ये बिंझवार जनजाति के थे। बिंझवार जनजाति, बिंझवार जनजाति के राजपूत थे, याद रखना है। बिंझवार राजपूत थे। कौन? नारायण सिंह। 1830 में सोना खान की जमींदारी इनको मिल जाती है। सोना खान की जमींदारी इनको मिलते, उस समय ये 35 वर्ष के एक जोश से भरे हुए युवक रहते हैं। अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने वाले रहते हैं। जब इनको शासन मिलता है तो ये शासन करते रहते हैं और शासन के दौरान अंग्रेजों की नीतियों का भी विरोध करते रहते हैं। चूंकि लंबे समय तक, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो बातें ध्यान रखनी यहां पास। एक तो चूंकि लंबे समय से सोना खान में कर मुक्त शासन किया जा रहा है इनके पूर्वज और इनके द्वारा, जिससे क्या होगा कि आसपास की जो बाकी जमींदारियां हैं वो जमींदारी इनसे चिढ़ने लग जाएंगे या इनके विरोधी हो जाएंगे। चूंकि उनको कर देना होता था, परंतु सोना खान के जमींदारों को कर मुक्त शासन करने का अधिकार प्राप्त था, जिसके कारण बाकी जो जमींदार लोग हैं या बाकी जो जमींदारी क्षेत्र के शासक हैं वो इनसे नफरत किया करते थे, इनके विरोधी हुआ करते थे। पहली बात। दूसरी बात, चूंकि कर मुक्त शासन किया जा रहा है, अंग्रेजों ने कर मुक्त शासन करने का आदेश दिया है, छूट दिया है, परंतु इसके पिताजी राम राय से एक संधि हुई थी। उस संधि में यह बात कही गई थी कि आपको ब्रिटिश शासन के विरोध में किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं करनी है। परंतु जब नारायण सिंह शासक बनते हैं तो अंग्रेजों की नीतियों का बढ़ चढ़ के विरोध किया जाता है। तो अंग्रेज भी ये फिराक में थे कि नारायण सिंह कोई ऐसी गलती करे, नारायण सिंह कोई ऐसी गलती करे जिससे पुनः हम ये सोना खान की जमींदारी ब्रिटिश नियंत्रण में ले आए। याद रखिएगा, एक गलती की फिराक में वो रहते हैं। कैसे नारायण सिंह को यह गलती करे और उस गलती का लाभ उठा करके ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया जा सके, किसे? सोना खान की जमींदारी को। इसी के फिराक में रहते हैं अंग्रेज। और अंग्रेजों में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, चार्ल्स इलियट। याद रहेगा। 1830 से शासन चलता 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 रहता है, परंतु 1856 की एक घटना आपको याद रखनी है। 1856 इनके शासन काल में 1856 में एक घटना हो जाती है और वो घटना होती है अकाल की घटना। चूंकि लंबे समय से उस वर्ष बारिश नहीं होता है या वर्षा नहीं होता है, जिसके कारण, बारिश नहीं होने के कारण फसल सही से नहीं हो पाती और फसल सही से नहीं हो पाने के कारण सूखा, और सूखे के कारण उस सोना खान के क्षेत्र के आसपास, सोना खान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर भीषण अकाल पड़ जाता है। तो इस अकाल की घटना आपको याद रखनी। कब की बात कर रहे हैं?
1856। जब 1856 में भीषण अकाल पड़ता है तो सारी जनता भूख से मरने लग जाती है। सोना खान और आसपास की जो जनता है वो भूख से मरने लग जाती है। जो भूख से मरती हुई जनता अपने राजा या अपने शासक या अपने जमींदार आपके नारायण सिंह के पास जाती है। नारायण सिंह के पास पहुंचती। भूखी जनता कहां पहुंचेगी? नारायण सिंह के पास, और सारी समस्याओं को नारायण सिंह को बताएंगे। नारायण सिंह अपने पास जितना भी राशन, दाना, पानी सारा जो रखा हुआ था वो जनता में बांट देते हैं। परंतु जनता तो बहुत सारी थी और इनके द्वारा तो केवल और केवल साल 2 साल का ही राशन अपने लिए रखा गया था। अब भी राशन देने के बाद भी जनता अभी भी भूख से मर रही थी। इनसे देखा नहीं गया। नारायण सिंह को, अब नारायण सिंह चले जाएंगे कसडोल। इसी के कारण नारायण सिंह को कहां जाना पड़ेगा? कसडोल जाना पड़ेगा। वो कसडोल जाएंगे और इस कसडोल में माखनलाल नाम का एक व्यापारी होता है। क्या नाम? माखनलाल नाम का एक व्यापारी होता है। इस व्यापारी का गोदाम होता है कहां? कसडोल में। इस व्यापारी का गोदाम कहां रहेगा? इस व्यापारी का गोदाम कहां रहेगा? कसडोल में। याद रखना है, नारायण सिंह कसडोल जाएंगे, यही नारायण सिंह है। नारायण सिंह कसडोल जाएंगे और जाकर के माखनलाल नामक व्यापारी से अनुरोध करेंगे कि आपके पास जो भी आपके गोदाम में अन्न और खाने का जो राशन रखा हुआ है वो आप जनता को दे दीजिए या किसानों को दे दीजिए। आने वाले सालों पर जब फसलें अच्छी होगी तो सूद समेत आपको सारी चीजें लौटा दी जाएगी। परंतु नारायण सिंह के अनुरोध के बावजूद माखनलाल नाम का व्यापारी किसी भी प्रकार की सहायता करने से इनकार कर देता है। किसी भी प्रकार का अन्न और राशन देने से मना कर देता है माखनलाल। तो मजबूरी में, चूंकि लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बच्चे बूढ़े सारे, तो नारायण सिंह को मजबूरी में इस कसडोल के व्यापारी माखनलाल के इस गोदाम में उनको डाका डालना पड़ता है। इस गोदाम को लूटना पड़ता है। और ये लूटने की घटना जो हो रही है वो अगस्त 1856 की घटना आपको याद रखना है। 1856 की घटना, अगस्त 1856 आपको याद रखना है। उस डाका डाल करके उस गोदाम को लूट करके जनता में ये बांट देते हैं, जनता में बांट देते हैं। इस लूट की जानकारी उस समय के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट को होती है। चार्ल्स सी इलियट को दी जाती है कि आपके शासन क्षेत्र में आपके रहते इस प्रकार का कृत्य हो गया। किनको जानकारी मिलती है? चार्ल्स सी इलियट को। और ये जानकारी इनको मिलती है 26 अगस्त 1856। इनको सूचना दी जाती है। ठीक, याद रखना है। जितना भी आपको डेट बताऊंगा वो डेट खासकर आप याद रखिएगा। ये सारे एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये डेट पूछा जाएगा। जैसे ही चार्ल्स इलियट को ये जानकारी होती है कि इस प्रकार का माखनलाल नाम के व्यापारी को लूटा गया है, चार्ल्स इलियट क्या करते हैं? तत्काल प्रभाव से रायपुर
से लेकर के कटक, रायपुर से लेकर के कटक, बीच में आपका बलौदा बाजार में सोना खान है, लेफ्ट इधर नीचे आपका रायपुर क्षेत्र है और उस साइड उड़ीसा में कटक, पूरी सीमा को प्रतिबंधित कर देते हैं, पूरी सीमा को सील कर दिया जाता है। रायपुर से लेकर कटक तक सारे जो बॉर्डर है उसको सील कर दिया जाता है, सारी सीमाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और यह आदेश इनके द्वारा जारी कर दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से रायपुर और कटक तक के सारे अधिकारियों को आदेश दे दिया जाता है कि कैसे भी करिए और नारायण सिंह को गिरफ्तार करके लाइए। याद रखना, याद रहेगा, याद करते चलिएगा, ठीक है। नारायण सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश हो जाता है। डेट याद रखिएगा। इस गिरफ्तारी के लिए कैप्टन स्मिथ नाम के एक व्यक्ति को, जो कि आपको याद रखना है रायपुर के 3rd बटालियन, रायपुर के छावनी के 3री बटालियन में पदस्थ थे। कौन? कैप्टन स्मिथ, एक पुलिस अधिकारी थे। इनको यह दायित्व दिया जाता है कि आप जाइए और नारायण सिंह को पकड़ करके लाइए। याद रखना, याद रहेगा, याद रखिएगा। क्लियर? स्मिथ जाएंगे किसको पकड़ने? नारायण सिंह को पकड़ने लिख लेंगे। और ये जो डेट आपको बता रहा हूं, ये डेट आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर 1856, 24 अक्टूबर 1856। ये 24 अक्टूबर 1856 यही वो दिन है जिस दिन स्मिथ गिरफ्तार करेगा किसे? नारायण सिंह को। पहली बार नारायण सिंह की गिरफ्तारी। पहली बार नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? एग्जाम में पूछा जा चुका है। 24 अक्टूबर 1856। बड़ी मशक्कत के बाद इनको संबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। कहां से? संबलपुर से गिरफ्तार कर इनको रायपुर जेल में रखा गया था। याद रखना, कहां? रायपुर जेल में। याद रखना, संबलपुर से गिरफ्तार कर इनको रायपुर जेल में रखा गया था। याद रखना, 24 अक्टूबर 1856 का वो डेट आपको नहीं भूलना है, जब स्मिथ के द्वारा पहली बार नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया। संबलपुर से गिरफ्तार कर रायपुर जेल में इनको रखा गया। चूंकि लंबे समय से सोना खान की जमींदारी इनके पास थी, इनके पूर्वजों के पास थी, सारे आसपास के लोग इनको जानते थे। रायपुर जेल में बहुत से पहरेदार ऐसे थे जो भारतीय थे। समझ में आ रहा है? इन भारतीयों के मदद से लगभग 10 माह 4 दिन, 10 माह 4 दिन बाद नारायण सिंह इन रायपुर के पहरेदारों या सिपाहियों की मदद से 28 अगस्त 1857, 28 अगस्त 1857 को इस रायपुर जेल में सुरंग बना करके फरार हो जाते हैं। रायपुर जेल में सुरंग बना करके वो फरार हो जाएंगे। याद रखना, याद रहेगा। रायपुर जेल में सुरंग बना करके फरार। कौन? नारायण सिंह। पूरा एक एक कहानी आपको याद रखना। 10 माह 4 दिन के बाद 28 अगस्त 1857 को रायपुर के जेल में सुरंग बना करके ये और इनके 2 साथी और ये फरार हो जाते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद नारायण सिंह फरार होने के बाद चला जाएगा सोना खान। कहां चले जाएगा?
सोना खान। सोना खान चले जाते हैं, नारायण सिंह भाग जाएंगे जेल से और भाग करके वो सोना खान चले जाएंगे। याद रखिएगा, इधर इनके भागने की सूचना वापस इलियट को मिलती है। किनको मिलेगी? इलियट को। ठीक है, चूंकि 27 अगस्त 1857 की रात की यह घटना है। यदि आपको किसी बुक में 27 अगस्त लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये 28 आपको याद रखना है। यदि 28 अगस्त 1857 यदि ऑप्शन में है तो वही लेना है आपको। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो 27 लेना है, क्योंकि 27 अगस्त की रात की यह घटना है। याद रहेगा? याद रखिएगा। इलियट क्या करेगा? जैसे उसको पता चलता है कि नारायण सिंह जेल से भाग गए हैं, इनके द्वारा तत्काल प्रभाव से 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, लेफ्टिनेंट नेपियर और लेफ्टिनेंट स्मिथ। यही वो स्मिथ है जिसने पहली बार उनको पकड़ा था। इन दोनों को वापस अपॉइंट किया जाता है और ये दोनों के दोनों रायपुर की 3री बटालियन में पदस्थ कर्मचारी रहते हैं। समझ में आ रहा है? इन दोनों को यह दायित्व दिया जाता है कि आप जाइए और जा करके कैसे भी करके नारायण सिंह को पकड़ करके लेकर के आइए। चीजें एक एक चीज याद करते चलिएगा। स्मिथ क्या करेगा? समझ में आ रहा है? स्मिथ क्या करेगा? देखते चलिएगा। स्मिथ जो कि उसको नारायण सिंह को पहले भी पकड़ चुका है, स्मिथ क्या करेगा? रायपुर से वो निकलेगा और रायपुर से निकल करके वो चले जाएगा खरौद। कहां चला जाएगा? खरौद। याद रखना, रायपुर से निकल करके वो चला जाएगा खरौद। खरौद क्यों जाता है सर? क्योंकि एक पुलिस थाना रायपुर के बाद खरौद में भी रहता है। खरौद में दूसरा पुलिस थाना। खरौद जाकर के स्मिथ ये पता लगवाता है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं या जमींदारी क्षेत्र है जो इस सोना खान के जमींदारी के विरोधी हैं या नारायण सिंह के विरोधी हैं। पता लगवाता है। ठीक है, खरौद जाकर के तो पता चलता है कि देवरी, कटंगी, भटगांव, बिलाईगढ़ और शिवरी नारायण। देवरी, कटंगी, भटगांव, बिलाईगढ़ और शिवरी नारायण के ये जो जमींदार हैं, ये नारायण सिंह के विरोधी रहते हैं। याद रखिएगा। खास करके देवरी का जमींदार तो इनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था, इनसे दुश्मनी था। और ये जो देवरी के जमींदार थे उनका नाम आपको याद रखना है, महाराज साय। क्या नाम? महाराज साय। और ये जो महाराज साय है वो रिश्ते में नारायण सिंह का चाचा लगता था। नारायण सिंह का क्या था? ये रिश्ते में चाचा, चाचा महाराज साहब। ये सारे के सारे लोग, देवरी, कटंगी, भटगांव और बिलाईगढ़ के सारे लोग नारायण सिंह के विरोधी थे। ठीक, जैसे ही स्मिथ को पता चलता है कि देवरी, कटंगी, भटगांव, बिलाईगढ़ और शिवरी नारायण के जमींदार तो किसके? नारायण सिंह के विरोधी हैं, तत्काल प्रभाव से उनको वो खरौद बुलाता है। इनमें से मुख्य रूप से देवरी का जमींदार महाराज साहब इनसे मिलने जाएगा। मिलता है स्मिथ से और मिल करके ये क्या करता है? सारी जो जानकारी है
नारायण सिंह से जुड़ी हुई सारी जानकारी वो स्मिथ को दे देता है। कौन देगा? देवरी का जमींदार। सारी जानकारी वो दे देगा। कहानी एकदम बारीकी से एक एक चीज दिमाग में बैठाते चलना है। निकल करके वो फरार हो गए, जेल में सुरंग बना करके फरार हो गए। उधर वो फरार हो चुके हैं और फरार होकर के सोना खान चले गए। इधर इलियट को खबर होती है कि नारायण सिंह जेल से भाग गए हैं। तत्काल प्रभाव से नेपियर और कैप्टन स्मिथ को वो नियुक्त करता है कि आप जाइए और जा करके नारायण सिंह को पकड़ करके लाइए। स्मिथ दिमाग लगाएगा, निकलेगा रायपुर से खरौद और खरौद में ये पता कराएगा कि कौन कौन से ऐसे जमींदार हैं जो नारायण सिंह के विरोधी हैं। पता यह चलता है कि देवरी, कटंगी, भटगांव, भिलाईगढ़ और शिवरी नारायण के जमींदार नारायण सिंह के विरोधी हैं। याद रखें, खासकर आपको याद रखना है नारायण सिंह का चाचा महाराज साहब जो जाकर के सारी जो योजना है नारायण सिंह की वो जाकर के स्मिथ को बता देता है। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसको महाराज साहब जाकर के स्मिथ को बताता है? तो सोना खान जाकर के आपका नारायण सिंह क्या करते हैं कि 500 लोगों को वो इकट्ठा कर लेते हैं। लगभग 500 से अधिक लोगों को इकट्ठा करके अपनी एक सेना बनाते हैं। याद रखना है। और ये जो सेना वो बनाएंगे, नारायण सिंह का ये उद्देश्य होता है, ये योजना होती है कि सोना खान के आगे वाला हिस्सा जो थोड़ा सा आगे, सोना खान से और आगे जाएंगे तो छाता पहाड़ और उसके आसपास सो पूरा पहाड़ी इलाका है। तो उस पहाड़ों में छुप करके हम ब्रिटिश सेना पर वार करेंगे। हम पहाड़ के ऊपरी हिस्से में रहेंगे। एक तो वहां से हम गोली और बारूद दागेंगे और दूसरा गोरिल्ला पद्धति अपनाएंगे। पहाड़ों से कूद करके जब आप वार करते हैं तो गोरिल्ला पद्धति, ठीक है, मराठों की वो पद्धति, उसी को अपनाएंगे। गोरिल्ला पद्धति से वार करेंगे और अंग्रेजों को धूल चटाने की इनकी योजना थी। इस सारी योजना का खुलासा देवरी का जमींदार महाराज साहब कर देता है। किसके पास जाकर के? स्मिथ के पास। स्मिथ क्या करता है? स्मिथ क्या करेगा? रायपुर से कुछ सेना वो लेकर के निकला है। रायपुर से कुछ सेना वो लेकर के निकला ही है। खरौद से भी कुछ सेना वो जोड़ लेता है और बिलासपुर से एक खतरनाक सेना की टुकड़ी और बुलवा लेता है। बिलासपुर से बंदूकधारी खतरनाक सेना की टुकड़ी और वो बुलवा लेता है। रायपुर से वो सेना लेकर के ही निकला है। खरौद से वो और सेना अपने में इकट्ठा कर लेता है और बिलासपुर से भी खतरनाक सेना की टुकड़ी लेकर के अब वो निकल पड़ता है। ठीक है, खरौद से वो निकल पड़ेगा। खरौद से निकलेगा वो सोना खान के लिए। खरौद से वो किसके लिए निकलेगा? सोना खान के लिए। खरौद से वो जो सोना खान निकलेगा जाने के लिए, ये जो घटना है आपको याद रखनी है, ये 29 नवंबर 1857 की घटना है। 29 नवंबर 1857 की घटना आपको याद रखनी है। याद रहेगा। अब सोना खान के लिए वो निकला है। ठीक है, स्मिथ क्या है? सोना खान के लिए निकला है। क्लियर हो रहा है? स्मिथ जो है सोना खान के लिए निकला है। कब? 29 नवंबर 1857 को। रास्ते में वो रुकेगा देवरी के जमींदार के पास। रास्ते में कहां रुक जाएगा वो? देवरी के जमींदार के पास रुक जाएगा और वहां देवरी के जमींदार सारी जानकारी से लेकर के हर एक जो मूवमेंट है, जो सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के द्वारा जो मूवमेंट किया जा रहा है, हर एक मूवमेंट की जानकारी महाराज साहब किसको पहुंचाता रहेगा? स्मिथ को। वहां स्मिथ रुकेगा और 1 दिसंबर को 1857 को 1 दिसंबर 1857 को
वो देवरी से निकलेगा वापस, रास्ते में देवरी पर रुका है, अब देवरी से वापस निकलेगा किसके लिए? सोना खान के लिए। किस दिन की घटना है? 1 दिसंबर 1857 की। याद रहेगी? ये घटना आपको याद रखनी है, ठीक है। अब क्या होता है? स्मिथ क्या है, 2 दिसंबर 1857 को, 2 दिसंबर 1857 को जब रास्ते से वो जाते रहेगा तो इस दिन पहाड़ों पर छुपी हुई नारायण सिंह की सेना इस पर आक्रमण कर देती है, ठीक है। इधर से स्मिथ की सेना आ रही है और इधर से नारायण सिंह की सेना का वार चालू है। इधर आपका स्मिथ की सेना, और नीचे आपको याद रखना है नारायण सिंह की सेना। ऊपर नारायण सिंह की सेना पहाड़ों पर छुप करके स्मिथ की सेना पर लगातार गोली बारूद दाग रही है, उनकी सेना पर आक्रमण करती है। जब लगातार इतने मात्रा में गोला बारूद जब पहाड़ों के ऊपरी हिस्से से जब आक्रमण किया जाए तो नीचे वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसी प्रकार स्मिथ की सेना को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि स्मिथ की जो सेना है लगभग हार मान ही जाएगी। धूल चटा दिए थे स्मिथ को, याद रखना है। स्मिथ के जो सेना है, इतनी खतरनाक सेना को नारायण सिंह की 500 की सेना, गांव वालों की सेना धूल चटा दी थी, पीछे हटने पर उनको मजबूर कर दिया। लेकिन इसी बीच स्मिथ की सहायता के लिए देवरी का जो जमींदार है अपनी सेना भेज देता है। किसकी सहायता के लिए? स्मिथ की सेना के लिए। स्मिथ की सहायता करने के लिए देवरी की सेना भी आ जाती है। अब चूंकि बहुत लंबे समय से, सुबह से लेकर के दोपहर से लेकर के लगभग शाम की यह घटना मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 7:30 बजे की यह घटना है, जब दोनों में मुठभेड़ जारी है। देवरी के जमींदार की सेना भी आ गई। अब चूंकि 500 लोगों की वो गांव की सेना, एक निश्चित मात्रा में ही उनके पास हथियार थे, एक निश्चित मात्रा में ही उनके पास गोला बारूद थे, तो उनकी संख्या जो है वो लगातार कम हो रही थी। लेकिन इधर से देवरी के जमींदार जब स्मिथ के साथ मिल जाते हैं तो स्मिथ की सेना का भी हौसला बढ़ जाता है और उनके पास जो गोला बारूदों की संख्या भी बढ़ जाती है और लगातार इधर से फायरिंग होना शुरू होता है। जब इधर स्मिथ से जब लगातार फायरिंग होना शुरू होता है, उधर जब गोलियों की संख्या धीरे 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 खत्म होने लग जाती है तो नारायण सिंह की सेना बिखर जाती है और बिखर करके वो अलग हो जाती है। अब नारायण सिंह क्या करते हैं? नारायण सिंह उस गोलाबारी को रोकेंगे और रोक करके पहुंच जाएंगे वापस सोना खान चले जाते हैं। वापस कहां चले जाएंगे? सोना खान चले जाते हैं, याद रखना। वापस वो चले जाएंगे सोना खान। पीछे पीछे स्मिथ भी आ जाता है। कहां? सोना खान। ये सारा जो आपको जो मुठभेड़ की घटना मैं आपको बता रहा हूं, 2 दिसंबर 1857 की घटना आपको याद रखना। सारा का सारा जानकारी आपको जितना मैं बता रहा हूं सब आपको बारीकी से चीजें याद रखनी है। स्मिथ आ गया पीछे पीछे सोना खान। सोना खान में छुपे हुए नारायण सिंह को वो आवाज देगा, बोलेगा, अनाउंसमेंट करेगा, बोले नारायण सिंह, आपको पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, तत्काल आप आत्मसमर्पण करिए। मेरे 10 की गिनती होते तक आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, वरना मैं पूरे सोना खान को आग लगा दूंगा, बोल रहा है। कौन? स्मिथ। याद रखिएगा, 10 की गिनती गिनी जाती है, 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन नारायण सिंह बाहर नहीं आते। गुस्से में स्मिथ क्या करता है, इस सोना खान में आग लगा देता है, आग लगा देता है। वो तो अच्छा है कि पहले ही इस पूरे सोना खान को नारायण सिंह ने पहले ही खाली करवा लिया था। ठीक, उस सोना खान को पूरा आग लगा लेता है। परंतु नारायण सिंह ये सोचे नहीं रहते कि इतने बड़े मात्रा में स्मिथ ये आग की कार्रवाई कर देगा। इस आग लगाने का जो प्रमाण है, ये आग लगाने का प्रमाण हमें मिला है। स्मिथ ने बाद में एक किताब लिखी है। उस किताब में इस पूरे दिन का उन्होंने वर्णन, इस पूरे युद्ध का उन्होंने वर्णन किया है। इसमें उन्होंने उस रात के बारे में भी बताया है। उसने 2 लाइनें बहुत अच्छी कही है। उस 2 लाइनों में इस दिन का, इस आग लगाने का वर्णन मिलता है। वो 2 लाइनें मैं आपको बताता हूं। स्मिथ के द्वारा कहा गया है कि वो रात बड़ी उत्तेजनात्मक थी, वो रात बड़ी उत्तेजनात्मक थी। उस रात में चांदनी की चमक और आग में धधकते हुए गांव की रोशनी हमें बहुत लाभ पहुंचाई। उस आग में धधकते हुआ जो गांव है, उस गांव की रोशनी से इनको फायदा हुआ और नारायण सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये 2 दिसंबर को ही उसी रात नारायण सिंह के द्वारा 2 दिसंबर 1857 को नारायण सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। याद रखना, क्लियर है, याद रखना। स्मिथ इनको पकड़ेगा, पकड़ करके इनको ले जा लेगा रायपुर और रायपुर के जेल में इनको बंद कर दिया जाएगा। बंद करने के बाद 5 दिसंबर 1857, इस 5 दिसंबर 1857 को इलियट के कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। इलियट के कोर्ट में इनको पेश किया जाता है। जब इनको पेश किया जाएगा, पेश करने की ये जो पूरी जो घटना है जो 5 दिसंबर को हो रही है, उसके बारे में इलियट ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने ये बताया है कि 5 दिसंबर 1857 को नारायण सिंह को मेरे कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के बाद 1857 के अधिनियम, 1857 के अधिनियम एक्ट 14 और सेक्शन 7 के तहत इन पर मुकदमा चलाया गया। इन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया, चोरी और डकैती का मामला दर्ज किया गया। इनको ब्रिटिश सरकार का विरोधी बताया गया। साथ ही स्मिथ ने यह भी बताया कि मेरे द्वारा जब जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट में मैंने अलग से यह बात कही थी कि नारायण सिंह के या नारायण सिंह को किसी भी प्रकार का माफी नहीं मिलना चाहिए इस पूरी घटना के लिए, और किसी भी प्रकार का उनको सहयोग नहीं करने का इसके द्वारा अपील किया गया था, स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो इलियट ये बताते हैं कि मेरे कोर्ट में जब पेश किया गया तो 1857 के अधिनियम, 1857 के अधिनियम एक्ट 14 और सेक्शन 7 के तहत इन पर मुकदमा दायर किया गया और 1857 के ही अधिनियम एक्ट 11 सेक्शन 1 के तहत, एक्ट 11 सेक्शन 1 के तहत मेरे द्वारा इनको फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई।
ये पूरे घटना का बारे में जानकारी इलियट की किताब में मिलेगा आपको। याद रखें, इलियट के द्वारा खुद बताया गया है कि 5 दिसंबर को मेरे कोर्ट में सारी चीजें हुई है। फांसी की सजा इनको सुना दी गई और नारायण सिंह को फांसी हो जाती है 10 दिसंबर 1857। 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में सरेआम इनको फांसी दे दी जाती। सरेआम, सारे लोगों के सामने रायपुर के जय स्तंभ चौक, आपको याद रखना है, रायपुर के जय स्तंभ चौक पर इनको सरेआम फांसी दे दी जाती है। अंग्रेज यहीं भी नहीं रुकते हैं। उनके जो मृत शरीर है, जब वो मर जाते हैं, उनको फांसी हो जाती है, तो उनके जो मृत शरीर को तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया जाता है। याद रखिएगा, उस वीर की कहानी आपको याद रखनी है, उस नारायण सिंह की कहानी आपको याद रखनी है। नारायण सिंह को इस वीरता के कारण हम वीर नारायण सिंह के नाम से जानते हैं। स्मिथ ने अपनी किताब में लिखा है कि नारायण सिंह के द्वारा बड़ी वीरता और साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए गोरिल्ला पद्धति से उन्होंने हमारा मुकाबला किया और इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना को भी वो धूल चटा दिए थे, पीछे हटने पर मजबूर कर दिए। स्मिथ ने खुद अपनी किताब में लिखा है, ये आपको याद रखना है। जैसे इनको फांसी हो गई, 10 दिसंबर 1857 को फांसी हो गई वीर नारायण सिंह को। याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहलाते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, आपको याद रखना है। ये पूरी घटना आपको याद रखनी है। जितना भी डेट आपको मैं बताया, 2 दिसंबर को मुठभेड़, 5 दिसंबर को इलियट के कोर्ट में पेश और 10 दिसंबर को फांसी। चूंकि ये आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रतिवर्ष इनकी याद में 10 दिसंबर को आदिवासी लोक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा। अब आगे क्या होता है वो भी देख लेते हैं कि नारायण सिंह के बाद क्या हुआ सोना खान का। नारायण सिंह को तो फांसी हो गई, वीर नारायण सिंह को। उनकी फांसी के बाद उनके बेटे गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गोविंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोविंद सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो सोना खान की जमींदारी है ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाती है। परंतु गोविंद सिंह को अपराध स्पष्ट नहीं होने के कारण 1860 में इनको रिहा कर दिया जाता है, इनको बरी कर दिया जाएगा। गोविंद सिंह, याद रखिएगा, गोविंद सिंह जाकर के मिलेंगे सुरेंद्र साय से। किनसे मिलेंगे? सुरेंद्र साय। याद रखना है। सुरेंद्र साय के बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं करूंगा कुछ देर बाद, ठीक है। वो जा करके सुरेंद्र साय से मिलेंगे। सुरेंद्र साय 31 अक्टूबर 1857, ये डेट आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 1857 का यही वो डेट है जिस दिन सुरेंद्र साय भी अंग्रेजों की कैद से हजारीबाग जेल से वो फरार हुए थे। कहां से? हजारीबाग जेल से। हजारीबाग जेल से वो फरार हुए थे जिस समय शहीद वीर नारायण सिंह भी 28 अगस्त, सितंबर के बाद अक्टूबर, लगभग उसी समय के आसपास की घटना है। सुरेंद्र साय भी हजारीबाग जेल से फरार हुए थे और फरार होकर के ये रायपुर में ही थे, ठीक है। इधर गोविंद सिंह जब रिहा हो जाते हैं तो गोविंद सिंह की मुलाकात रायपुर में रहने वाले सुरेंद्र साय से होती है। सुरेंद्र साय उम्र में बड़े रहते हैं गोविंद सिंह से,
गोविंद से मिलता है और मिलकर के सुरेंद्र साय से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, अपनी परेशानियों को बताता है, अपनी इच्छाओं को बताता है कि सुरेंद्र साय जी, मेरे पिता के हत्यारे, मुझे उस व्यक्ति से बदला लेना है जिसके कारण मेरे पिताजी गिरफ्तार कर लिए गए। उस देवरी के जमींदार से मुझे बदला लेना है, उस महाराज साय से मुझे बदला लेना है। समझ में आ रहा है? सुरेंद्र साय गोविंद सिंह का समर्थन करते हैं। गोविंद सिंह जाएंगे देवरी। इस देवरी के जमींदार को अंग्रेजों का साथ देने के एवज में इनको सोना खान की जमींदारी इनको दे दी जाती है इनाम स्वरूप। तो वो देवरी के जो जमींदार हैं महाराज साय, जिनके पास सोना खान की भी जमींदारी रहती है, गोविंद सिंह जाएंगे देवरी और जा करके महाराज साय को 2 टुकड़ा काट देंगे, तलवार से 2 टुकड़ा कर देते हैं, मृत्यु, हत्या कर देंगे इसकी। ठीक, हत्या करने के बाद ये रुकते नहीं हैं, ये दोनों रायपुर से लेकर के बस्तर तक अंग्रेजों की नीतियों का बढ़ चढ़ के विरोध करते हैं, नाक में दम करके रख देते हैं अंग्रेजों के, इतना ज्यादा ये अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते हैं। अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। सुरेंद्र साय को गिरफ्तार करने का आदेश निकलता है, इन दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश निकलता है, परंतु सुरेंद्र साय 23 जनवरी 1864 को अचानक से अंग्रेजों से घिर जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तारी की खबर गोविंद सिंह को मिलती है। गोविंद सिंह ये सोचते हैं कि अब अकेले तो अंग्रेजों से ज्यादा विद्रोह या ज्यादा दिन तक लड़ा नहीं जाएगा, जा करके ये अंग्रेजों से माफी मांग लेते हैं या संधि कर लेते हैं और इनको माफी के एवज में वापस से सोना खान की जमींदारी इनको दे दी जाती है। ठीक है, इनको सोना खान की जमींदारी इनको वापस लौटा दी जाती है, याद रखना। इधर 23 जनवरी 1864 को सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार कर इनको असीरगढ़ का किला भेज दिया जाता है। असीरगढ़ का किला, इस असीरगढ़ के किले में इनको अनेक यातनाएं दी जाती है, अनेक, यहां तक कि इस सुरेंद्र साय का आंख भी फोड़ दिया जाता है। और इन यातनाओं को सहते 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 लगभग 28 फरवरी, वो दिन आपको याद रखना है, 28 फरवरी आपको याद रखना है, 1884 को इन यातनाओं को सहते 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 सुरेंद्र साय भी शहीद हो जाते हैं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद अगर कौन है पूछा जाए तो सुरेंद्र साय, और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है अगर आपको पूछा जाए तो वीर नारायण सिंह। उत्तर लगाना है, एक एक चीज जो सोना खान से जुड़ी हुई सारी घटना है मैं आपको बताते चल रहा हूं, सारा आपको याद रखना है। ये तो हो गई सोना खान में, मैंने आपको सबसे पहले बताया रामराय का विद्रोह 1819, फिर नारायण सिंह के द्वारा किया गया विद्रोह 1857। इस 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, भारत में भी 1857 की क्रांति चल रही थी, उसी का यह प्रभाव था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह याद रखना है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाएगा कि जब यह क्रांति चल रही है तो कमिश्नर कौन? तो नागपुर में बैठेंगे कैप्टन प्लाउडन। ब्रिटिश कमिश्नर कौन? तो चार्ल्स इलियट। और पुलिस अधिकारी कौन? तो कैप्टन स्मिथ। ये 3 पदाधिकारियों को भी याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको गोविंद सिंह का विद्रोह बता दिया, इसे गोविंद सिंह के विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। और सुरेंद्र साय के जो
द्वारा किया गया उसको सुरेंद्र शाह का विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी घटना हमने देख ली। ये सारी घटना तो हो गई, सारे लोग, इन सारी घटनाओं में माखनलाल को क्या मिला? शुरू तो वहीं से हुआ था, माखनलाल की घटना से। माखनलाल को याद रखना है, मुआवजा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। मुआवजे के रूप में 1377 रुपया 8 आना उनको मुआवजे के रूप में दिया जाता है। किसको? माखनलाल को। याद रखना है, याद रहेगा। एक छोटी सी घटना आपको याद रखनी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न है उसको आप देखिए, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पटवारी 2016 में क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को आप पढ़िए और देखिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। प्रश्न यह है कि इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्टेट के जमींदार ने अंग्रेजी सेना की सहायता की जिससे 1857 में सोना खान के जमींदार नारायण सिंह को पराजित किया जा सका? तो भटगांव, बिलाईगढ़, देवरी, कटंगी के जमींदार तो थे, लेकिन किसके कारण, कौन सी सेना अचानक आ गई थी सहायता करने के लिए? किसकी सेना आई थी स्मिथ की सहायता करने? देवरी के जमींदार, और जमींदार का नाम महाराज शाह। तो ये इस तरीके से प्रश्न का उत्तर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की। देवरी, कटंगी, भटगांव, बिलाईगढ़ आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आंसर यहां से 1 और 3 होना चाहिए। 1 और 3 किसमें भाई साहब? ऑप्शन सी में। तो इस तरीके से यदि जो भी प्रश्न आए वो प्रश्न आपसे बनने चाहिए। मैंने आपको हर एक चीज बारीकी से डेट के साथ पूरी घटना बताने की कोशिश की है। इस घटना को जानना है, याद रखना है, और हमेशा ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति वीर नारायण सिंह, उन्होंने बड़ी वीरता से अंग्रेजों से लड़ाई की और यहाँ तक अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। उनकी वीरता और उनके बलिदान को कभी हमें नहीं भूलना है, याद रखना है इसको। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसमें जुड़ी हुई जानकारी, दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है, तो बघेल ट्यूटोरियल्स के इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है। हो सके तो कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीर नारायण सिंह की वीर गाथा को पहुंचाने, इस वीर नारायण सिंह की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे इनकी कहानी ऐसे लोग जो एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। और हर एक व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ के हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह ने छत्तीसगढ़ या देश के लिए क्या किया है, क्या बलिदान उनके द्वारा दिया गया है, और अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया था। याद रहेगा। तो अपनी वाणी को अब मैं विराम देता हूं। चलिए, धन्यवाद।